आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इस मंच पर, इस विजुअल आभासी मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्ता भले ही बदल गए हैं, लेकिन आज मैं नहीं बदलूंगा। मैं आपका साथ भी निभाऊंगा। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि शुरू में ही मैंने सूचना दी थी कि डॉक्टर मोनिका ठक्कर जी, जो मुंबई विद्यापीठ के लोक कला अकादमी में सहायक प्राध्यापिका है, वे आज हमारे बीच आई है, जुड़ी हैं। और महाराष्ट्र की लोक कलाएं, जब भी लोक की बात होगी, तो अभी आपने सुना पिछले व्याख्यान में कि किस तरह से भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में भी जिस प्रदेश की बात की है, उसमें महाराष्ट्र आज भी महाराष्ट्र है। और जब महाराष्ट्र के लोक कला की बात आज भी हम देखते हैं, तो इतनी उसमें विविधताएं हैं कि आप देखते जाएंगे, दिन ब दिन देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, 10 दिन देखेंगे, फिर भी जो है वो सूची समाप्त नहीं होगी। मैं मोनिका जी को ये मंच सौंपूं उससे पहले बहुत ही संक्षेप में, वैसे मैं आपको बताऊं कि एक विद्वान, अध्यापिका, रंगमंच, फिल्म, अभिनय, अनुवाद, कथक, क्या कुछ नहीं योग्यता है इनके पास। इसीलिए मैं अगर इनका सिर्फ परिचय ही देने लगूं तो आधा लेक्चर जो है मैं इनका समय छीन लूंगा। तो इसलिए मैं इन्हीं के लिए मैं समय इनको सुनना है। तो बहुत ही संक्षेप में मैं मोनिका जी के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि मोनिका जी मराठी और हिंदी के अलावा संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी और भोजपुरी भी जानती हैं। इन भाषाओं में इन्होंने काम भी किया है। इन भाषाओं के रंगमंच और फिल्मों में अभिनय भी किया है। डॉक्टर मोनिका जी ने अपनी पीएचडी विदूषक की संकल्पना के बदलते स्वरूप पर किया है। मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में डिप्लोमा, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट नाट्य शास्त्र में। इसके अलावा आपने कथक के अलावा अन्य अनेक कला माध्यमों की व्यावहारिक और अकादमिक शिक्षा हासिल की है। आप महाराष्ट्र सहित देश भर के अनेक कला अकादमी, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सभासद की सदस्य भी हैं। आपकी कुछ पुस्तकें हैं जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। फोक थिएटर फॉर्म्स ऑफ महाराष्ट्र, विदूषक संकल्पना स्वरूप, लोकरंग नाट्य रंग, ड्रामा डायरी, धालोते धुलपद गोमंतकीय लोक संपदा, महाराष्ट्र की वीथी नाट्य परंपरा, जिसको मुझे लगता है कि हम लोग नुक्कड़ नाटक कहते हैं, वही शायद हाँ, मराठी का में वीथी नाट्य परंपरा है। भुलजा भोलाबाई के लोकगीतों का उपदेश और अर्थ, ये किताब हिंदी में है। आधुनिक लोक नाट्य, माझी बोली, माझी कथा, कुप्रथा, वैश्विक लोक संस्कृति में प्रदूषण, आदि आदि अनेक इनकी स्वलिखित किताबें हैं। कुछ किताबों का इन्होंने संपादन भी किया है और कुछ का सह संपादन भी किया है। आपने लगभग 2 दर्जन से अधिक पेपर अर्थात शोध पत्रों की प्रस्तुतियां अलग अलग संस्थाओं के लिए किया है। आपने दर्जनों भारत की संस्थाओं, अकादमियों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिया है, वहां आपने प्रशिक्षण दिया है। आप एक कुशल अभिनेत्री हैं। हिंदी, मराठी के रंगमंच और फिल्मों के अलावा आपने, और धारावाहिकों के अलावा आपने भोजपुरी और कई क्षेत्रीय फिल्मों के लिए भी काम किया है, उसमें अभिनय किया है। दिग्दर्शन, लेखन, डबिंग के अलावा संवादों का अनुवाद, ये सारे के सारे काम आपने कुशलता पूर्वक किया है। हम और हमारा यह मंच आज सौभाग्यशाली है कि आपने हमें समय दिया, आपको हमें सुनने का अवसर मिला। हम महाराष्ट्र की लोक कलाएं पर आपसे सुनेंगे और निस्संदेह इतनी विविध कलाओं की धनी है, तो आप इस सत्र में कुछ गुनगुनाएंगे भी हमारे लिए, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं ये माइक आपको सौंपता हूं, मोनिका जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत और
श्रीधरन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया आपने आपके सामने प्रस्तुत होने का। आपने सोचा होगा इतना बड़ा बायोडाटा सुना है, बहुत भारी भारी कुछ भाषण होगा और ऐसा होगा, तो बिल्कुल नहीं। मैं पूरा सोच के ही आई थी कि हमें बेसिक पे काम करना है, क्योंकि लोक कला लोक साहित्य जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो उसके आयाम बहुत सुनने में आते हैं। जैसे अभी अभी आपने पावड़े सर का भी सुना, एक अलग आयाम। लेकिन इसका जो बेस है, जो जो जब तक ये बेस आपको समझ में नहीं आता है, तब तक आपको भारतीय लोक कला जो है उसको आसानी से बाइफरकेट करना जिसे कहते हैं, जब उसे बाइफरकेट करना आ जाता है तो बहुत आसानी से समझ में आता है कि ये लोक कला किस लिए, किस उद्देश्य से है। तो हम लोग आज लोक कला और प्रस्तुतिकरण का शास्त्र महाराष्ट्र की लोक कलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लोक कला की जो उत्पत्ति है, उसका जो इतिहास है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगी। आपको आश्चर्य जरूर लगेगा कि इसकी उत्पत्ति, तो हाँ, इसकी उत्पत्ति ऐसे है कि ये लोक कलाएं कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कोई भी कालावधि के बारे में बातचीत, कोई काल के बारे में बातचीत नहीं हो पाती, क्योंकि निश्चित कोई काल इसका नहीं है कि ये वर्ष में ये शुरू हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा ऐसे भी शायद हम नहीं बोल सकते। लेकिन जो विद्वत जन है, बड़े बड़े अभ्यासक हैं, उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि कैसे ये शुरू हुई होगी। तो इसका जो इतिहास है, इसकी एक छोटी सी कथा है जो अंदाजन है कि ऐसा शायद हुआ होगा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगी कि जो मानव वंश शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि एक काल में जब बंदरों से हमारी उत्पत्ति हुई, मनुष्य हुआ, और ये मनुष्य जब थोड़ा बहुत क्यों ना समझदार होने लगा, बंदरों से भी थोड़ा आगे आने लगा, और तब उसके पास ना कपड़ा था, ना खाने के लिए क्या खाना चाहिए ये पता था, वो फल फल ही खाता था, और कहाँ रहना है ये भी उसे पता नहीं था। लेकिन शरीर पे के बाल झड़ चुके थे, पूंछ झड़ चुकी थी, इसके कारण जो वातावरण में बदलाव थे उसका परिणाम उसे बहुत ज्यादा महसूस होता था। तो बारिश तो बहुत, बारिश तो इतनी, अब वहां पे तब तो लोग भी नहीं थे, तो जंगल था, तो जो भी होता था जरा ज्यादा ज्यादा होता था, जो आजकल बहुत कम होता है, हम लोग बहुत सेफ होते हैं। तो बारिश तो बहुत ज्यादा बारिश। फिर ये बारिश आ कहाँ रही है, कहाँ से रही है, तो ये ऊपर से आ रही है, ऊपर से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। फिर ठंड लग रही है, तो ये कहाँ से ठंड लग रही है, तो ये आसपास से कहीं से, ये ऊपर से ही हो रहा है जो हो रहा है वो। फिर धूप लग रही है, तो कुछ सूर्य जो है, ये कुछ चमकता ऐसा गोला है, यहाँ से कुछ आग भबूल भबक निकलती है और हमें गर्म लगता है। तो ये मैं हमें सह नहीं पा रहे हैं हम लोग। ये ऐसी जब ये लोग सारे ऋतु चक्र को सहन कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके ध्यान में एक बात आई कि कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब कुछ कर रही है, इसीलिए हमें ये सब सहना पड़ रहा है। तो एक जनरल मानस शास्त्र जो होता है वो क्या सोचता है कि कोई जब बड़ी शक्ति है जो दिख भी नहीं रही है, समझ में भी नहीं आ रहा है, उससे बातचीत भी नहीं करना हो पा रहा है, तब वो क्या करते हैं, यानी हम भी आज भी यही करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। कोरोना पीरियड में आपने इसका अनुभव लिया होगा कि हम कुछ नहीं कर पाते थे, तब हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करते थे कि हे, जो कोई ये शक्ति है, ये हमें इससे सुरक्षा प्रदान करे। तो उनका जैसे जैसे दिमाग चला वैसे वैसे उन्होंने कार्य किया। उन्होंने क्या किया कि एक जगह ढूंढी कुछ ऐसे ही, वहां पे जो उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग भगवान को या कोई ऐसी शक्ति को जिसे हम खुश करना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति को भी जब हम खुश करना चाहते हैं, जो हमें पसंद आता है वो हम उसे प्रदान करते हैं, वो उसे हम समर्पित करते हैं, हम उसे देते हैं, ताकि हमें विश्वास होता है कि अगर ये चीज हमें पसंद है तो वो उसे भी पसंद आएगी। तो उसने क्या किया, जहां से अच्छे अच्छे फूल दिखाई दिए फूल चुने, जहां से अच्छे अच्छे फल दिखाई दिए जो उसे पता थे ये फल खाने लायक है, वो फल चुने, जो कुछ उसे मिला वो चुना, और उसने एक जगह पर वहां पे जमा किया और प्रार्थना की कि जो कोई ये शक्ति है, ये चीजें ले, हम इसे समर्पित कर रहे हैं और हमें परेशान ना करे, क्योंकि वो ऋतु चक्र जो है वो उन्हें परेशान कर रहा था, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये तो कंपलसरी है, ये नहीं चलेगा तो कुछ नहीं होगा, ये उन्हें समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे ही फिर वो लोग
पत्थर पे पत्थर बजाकर म्यूजिक तैयार करते थे, संगीत तैयार करते थे और पत्थर बजाते थे। धीरे 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 ऐसे कोई और कोने के कस्बे के लोग और कहीं के लोग ऐसे जमा होते गए, वो आवाज सुनकर जमा होते गए, और उन्होंने वो देखा कि ये कुछ विधि है, ये कुछ चल रहा है, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ चल रहा है। तब ना भाषा डेवलप थी ना कुछ डेवलप था। फिर उसमें से आप हमेशा देखेंगे कि कोई अगर ग्रुप रहता है उसमें एक लीडर जरूर होता है, और वो पैदाइशी लीडर होता है, उसके अंदर एक वो गुण होते हैं, तो खुद होके सामने आता है और बोलता है कि हमें ये ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा करने से ये होगा। और आज भी आप देख रहे होंगे कि आपके कॉलेज में या आपके स्टूडेंट लोगों में एक ऐसा व्यक्ति बाहर आके बोलता है तो उसका सब लोग सुनते भी हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं तो ये होगा, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति वो उसमें से बाहर निकल के उसने बोला कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, तो म्यूजिक बजाएंगे या नृत्य करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो इससे और ज्यादा हमें सक्सेस मिलेगा। और इससे उनकी मन तुष्टि होती थी, मानस तुष्टि जिसे बोलते हैं, कि मन उनका शांत होता था कि हमने कुछ किया है तो हमें जरूर इसका मुबदला मिलेगा, हमें जरूर इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से जो नृत्य शुरू किया, धीरे धीरे उन्होंने और कुछ नई नई बातें उसमें लाई। और जब आसपास के कस्बे के लोग आते गए और उन्हें देखते गए, तब उनके अंदर एक जो भावना निर्माण हुई, वो भावना क्या थी कि कोई हमें देख रहा है। सेंस ऑफ ऑडियंस जिसे हम कहते हैं। आज हम भी, हमारा भी बेसिक नेचर मनुष्य का यही होता है। अगर हम घर में रहते हैं तो हम हमारे घर के कपड़ों में आराम से लेटे हुए, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है, ठीक है बाद में रख लेंगे चलेगा। लेकिन जब हम घर के बाहर सब्जी लेने भी निकलते हैं या हमारे हमारे कॉलेज के लिए भी हम निकलते हैं, हम प्रॉपर तैयार होके निकलते हैं। हम किस फंक्शन के लिए जा रहे हैं उस फंक्शन के हिसाब से तैयार होके निकलते हैं। इट्स अ सेंस ऑफ ऑडियंस, क्योंकि आपके मन में भावना आती है कि मैं बाहर निकलते ही मुझे कुछ लोग देखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये सेम बिल्कुल बेसिक भावना है जो उनमें थी। तो जब 10 लोग उनको देखने आए, तब उन्होंने अपने नृत्य में, अपने वाद्य में, अपने सारी चीजों में जो चेंजेस लाए, वो चेंजेस से ही धीरे धीरे डेवलप होके लोक कला बनी। और वो जो व्यक्ति था जिसे मैंने कहा लीडर, वो रहा उनका पुरोहित। तो ऐसे ये लोक कलाएं डेवलप हुई, लेकिन ये कब से हुई कैसे हुई ये कह नहीं सकते। और उसके सापेक्ष क्या है वो तो हम धीरे धीरे समझेंगे ही। सबसे पहले लोक कला की परिभाषा हम समझ ले। समूह मन का गीत, नृत्य, नाट्य और संगीतमय आविष्कार अर्थात लोक कला है। ये समूह मन का गीत, नृत्य, नाट्य, संगीतमय आविष्कार है, ये समझना बहुत जरूरी है। समूह मन, हम जिसे गर्दी कहते हैं, रश कहते हैं, जमाव कहते हैं, गुट कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, एयरपोर्ट भी समझ लीजिए वो है, वहां पे हर जगह क्या होता है, रश होता है, लोग भीड़ करते हैं, वहां पे लोग आते हैं। लेकिन उसे हम समूह नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनका उद्देश्य भले ट्रेन पकड़ना है, उनका उद्देश्य भले बस पकड़ना या प्लेन पकड़ना है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अलग अलग है। किसी को कोई चीज के लिए जाना है, किसी को कोई चीज के लिए जाना है, किसी को कहीं उतरना है, किसी को कहीं उतरना है। इसलिए हम उसे समूह नहीं कह सकते। समूह हम उसे कहते हैं जो एक उद्देश्य से काम करता है, एक उद्देश्य के लिए जमा होता है। किसी की यहाँ पूजा है, जैसे सत्यनारायण की पूजा जनरल कॉमन सबके यहाँ होती है, या अन्य कई ऐसे जाति जमाती है जिसमें स्पेशली कुछ पूजा होती है। कोई ऐसी जमाव है जिसमें उनके जो कुल देवता है उसकी बहुत बड़े पैमाने पे पूजा होती है, लेकिन किसी एक के घर ही होती है, तो वो लोग सारे मिलके वहां पर आते हैं, तो एक उद्देश्य से आते हैं। उद्देश्य उसमें एक दो तीन होते हैं। एक तो वो सात्विक भावना से आते हैं कि वहां पूजा है, हमारे मन सात्विक मन से वहां पे आते हैं कि उसका दर्शन हम करेंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा और कुछ हमारा भला होगा। फिर वो उद्देश्य होता है उनका, मन्नत का उद्देश्य होता है कि वो मांगने आते हैं कि, और मांगने में भी दो तीन चीजें बड़ी कॉमन होती है, बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है। किसी के जॉब नहीं लग रही है, जॉब लग जाए, बाल बच्चे नहीं हो रहे, बाल बच्चे हो जाए, शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए। ये तीन चार पांच जितनी कॉमन चीजें होती है कि ये मांगते हैं वहां पर, और एक ही उद्देश्य से जमा होते हैं। और उस उद्देश्य से जमा होने के बाद उस विधि में जो विधान किए जाते हैं या नृत्य किए जाते हैं, ये वो एक साथ मिलके करते हैं, इसे समूह कहा जाता है।
ये लोक कलाएं जो होती हैं ये व्यक्ति केंद्री नहीं होती, ये समष्टि केंद्री होती है, मतलब समूह की होती है, किसी एक की नहीं होती। भारतीय लोक का विस्तार जो है वो षष्ठ मातृका में है, ये पहले समझ लेना बहुत आवश्यक है। धरती माता, प्रकृति माता, नदी माता, स्त्री माता, गाय माता और भाषा माता, ये जो 6 मातृकाएं हैं इसमें लोक का विस्तार है। इसके बारे में अगर विस्तृत बातें करेंगे तो बहुत लंबा ये है, तो इसको हम लोग आगे स्किप करते हैं और ये बड़ा आसान है, आप समझ लोगे। बिल्कुल। आगे हम लोग चलते हैं। लोक कला के जो है 2 भाग होते हैं। एक होता है दृक कला और दूसरा होता है प्रयोगात्मक कला। दृक कला में क्या आता है, तो चित्रकला, शिल्पकला, वस्त्र, अलंकार, कार्विंग, जो पत्थर पे कार्विंग होता है, लकड़े पे कार्विंग होता है, ये सारी कलाएं जो है दृक कला में आती है, जो लोक कलाओं में आती है। और प्रयोगात्मक कला में नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, इन सारी चीजों का प्रदर्शन जो होता है ये प्रयोगात्मक लोक कला में आता है। लोक कलाओं के तीन मुख्य प्रयोजन होते हैं: आध्यात्मिक उद्बोधन, समाज प्रबोधन और लोकानुरंजन। ये 3 प्रयोजन से ये काम करती हैं लोक कलाएं। लोक कलाओं में 4 नाट्य होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, जिसे कहते हैं विधि नाट्य, भक्ति नाट्य, प्रबोधन नाट्य और लोकानुरंजन। अब इसको हम विस्तृत से समझने की पहले कोशिश करेंगे कि अब जैसे मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करूं तो विधि नाट्य में विधि मतलब क्या, जिसमें विधि होती है। विधि नाट्य मतलब क्या, जिसमें विधि होती है, मतलब चौरंग रखा है, पूजा का सब सामान रखा है, पुरोहित आता है, पूजा पाठ करता है, बाकी का वो कंपल्शन जिसे कहते हैं, नीति नियम जिसमें होते हैं, वो विधि होता है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये विधि नाट्य में आते हैं गोंधड़ और जागरण। अब इसमें क्या क्या होता है पहले हम समझ लेंगे। गोंधड़ और जागरण में, गोंधड़ ये देवी का होता है, जागरण ये खंडोबा का होता है। गोंधड़ में कोई भी लोक कला प्रकार जब शुरू होता है तब पहले गण गाया जाता है। गण मतलब गणपति का आह्वान किया जाता है, गणपति को बुलाया जाता है और गण गाया जाता है। जैसे गोंधड़ का एक गण है, मूषक वाहन सुख सदना रे गणपति गजानना अन गौरीचा नंदना रे गणपती गजवदना गजानना गजवदना गजानना हे लाल शेंदुरल्याला हे 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 लाल शेंदुरल्याला रे गणपती गजवदना गजानना गजवदना गजानना। तो इस प्रकार से उसका आह्वान किया जाता है। लोक जी जी। कला में ऊपर का स्वर होता है, बहुत जोर से गाया जाता है, कितना भी माइक रखो कुछ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ लो इसमें नहीं गाया जाता। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। गोंधड़ का गण है। और जी इसमें फिर देवी का आह्वान होता है। देवी का आह्वान होने के बाद ये पहले लोक कला ये 2 भाग में प्रस्तुत होती है, पूर्व रंग और उत्तर रंग। तो पूर्व रंग में क्या करना है, तो फिर गणपति का आह्वान किया, फिर उसके बाद देवी का आह्वान हुआ, ये सब बातें कंप्लीट होने के बाद उत्तर रंग में कथा लगाई जाती है। तो हमारे गोंधड़ में जाम्बूड़ आख्यान, जो विट्ठल उमप करते थे, जाम्बूड़ आख्यान ये बहुत ही फेमस है, जो महाभारत की एक कथा है कि द्रौपदी का मन कहाँ ये हुआ, जिसे कहते हैं व्यभिचारी हुआ, और उसका फल कैसे भुगतना पड़ा। बहुत अच्छी कथा है, बहुत लंबी है, अब उसके बारे में बात फिर अगर अभी मौका मिला तो जरूर करेंगे। मैं आगे थोड़ा शॉर्ट में ही जा रही हूँ। जी फिर जी। जी जैसे जागरण जो है, ये जागरण खंडोबा का जागरण है। खंडोबा ये लोक देवता है महाराष्ट्र की, जो शंकर जी का ही अवतार है ऐसा कहा जाता है, शिव जी का अवतार है ऐसा कहा जाता है। और इसमें पहले गण होता है, फिर बाकी की विधि होती है। विधि बड़ी लंबी होती है, लंगर तोड़, ये वो सब बहुत सारी विधि होती है, गादी भरण, और उसमें वो सारे चित्र मैंने नहीं अभी रखे हैं इसके लिए। और उसके बाद खंडोबा का उत्तर रंग में जो है खंडोबा की ही कथा लगाई जाती है नाट्य रूप में। खंडोबाचे लगीन करके बहुत ही फेमस एक नाटक है, जो बड़ा प्रचलित रहा है कि खंडोबा पहले उसकी जो पत्नी है
म्हाळसाबाई म्हाळसाबाई को छोड़ के वो बाणाबाई से कैसे शादी करते हैं, उसका क्या कारण था, कैसे था, इस प्रकार से उसमें बताया गया। और ये दो पत्नी के जो है कथा उसमें है। दूसरा प्रकार जो है वो है भक्ति नाट्य। भक्ति नाट्य में क्या होता है, तो भक्ति नाट्य में कोई भी नीति नियम नहीं होता। उसमें आपको केवल निष्काम भक्ति करनी होती है। जैसे विधि नाट्य में मन्नत होती है, आप मन्नत मांगते हैं, फिर मन्नत जब पूरी हो जाती है विधि नाट्य में, तो वो मन्नत के रूप में आपको गोंधड़ या जागरण करना होता है। और इसमें और भी बता दूं, ये गोंधड़ और जागरण जो है ये परंपरा है। जैसे शादी है, जनेऊ है, बच्चे का जन्म है, बच्चे की नामकरण विधि है, ऐसे विधि में ये विधि की जाती है कंपलसरी। और जो मन्नत मांगता है और उसकी मन्नत अगर पूरी होती है, तब भी वो मन्नत पूरी करने के हेतु से भी गोंधड़ और जागरण विधि नाट्य जो है वो किए जाते हैं। भक्ति नाट्य जो है ये निष्काम भक्ति है। इसमें कोई भी मन्नत नहीं है, कोई भी विधि नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कंपल्शन नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है। आपको जब भी लगे तब आप ये भक्ति कर सकते हैं, इसमें गीत गा सकते हैं। तो इसमें भारूड़ और कीर्तन, ये दो प्रकार हैं जो कभी भी ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं, खुद भी कभी भी आप ये गा सकते हैं, इसमें कंपल्शन नहीं है। भारूड़ जो है ये जो कीर्तन करते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूंगी कि जो संत कीर्तन करते थे वो उसी उन्हीं संतों ने वो कीर्तन के माध्यम से ही भारूड़ को जन्म दिया। क्यों दिया, उसने उनको सब समझ में आया कि जब वो कीर्तन करते थे तब वो सुनने वाले जो लोग आया करते थे वो बेचारे सामान्य गांव के लोग होते थे, खेती बाड़ी करते थे, ऐसे लोग होते थे। तो कीर्तन जरा हेवी होता था, जरा बड़े बड़े शब्द होते थे, अभंग होते थे उनके, तो वो बड़ा हेवी होता था। तो उनको समझ में आता था कि इनको ये समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ ये भगवान का इसलिए हाँ हाँ करके ऐसा सुन रहे हैं अपना और बैठे हैं ताली बजाते हुए, बाकी इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो इनको समझाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उनके ध्यान में आया कि इनको समझाने के लिए हमें इन्हीं में से कोई व्यक्ति को चुनना होगा और उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की बोली में उन्हें समझाना होगा, ताकि उन्हें ये बात समझ में आए। क्योंकि जो भक्ति नाट्य है जिसे हम समाज प्रबोधन के लिए और आध्यात्मिक उद्बोधन के लिए उसका उपयोग करते थे, कि हमारा जो जीवन है, हम जन्म हमारा जो हुआ है, तो जन्म से लेके मृत्यु तक हमें करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारा जन्म हुआ है तो कोई संकल्प को लेकर जन्म हुआ है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है। कोई कारण है कि वही माँ बाप हमें मिले, वही भाई बहन हमें मिले, वही पड़ोसी हमें मिले। 100 करोड़ की जनता, उससे भी बड़ी आप जनता है, उसमें से और कोई क्यों नहीं, यही क्यों, यही नाम मिला, यही सरनेम मिला, कोई ना कोई उसका कारण है, कोई ना कोई उसका उद्देश्य है। तो वो क्या है, क्यों है, कैसे है, जो हमारे वेदों में बताया गया है। तो ये सब कीर्तन के माध्यम से आता था, लेकिन वो जब हेवी होने लगा तब उसका भारूड़ का उस स्वरूप उस उन्होंने लिया, और खुद संत महात्मा जो थे वो उसका स्वरूप लेते थे। जैसे बोराटनी, मतलब वो जो कंगन, सुई छोटी सी, और वो बीबा जिसे बोलते हैं, आप हिंदी में क्या बोलते हैं उसे पता नहीं है, वो दवाई का ही स्वरूप होती थी। और कुछ आयुर्वेदिक दवाई, वैदिण जिसे बोलते हैं, वो ले लेके वो घूमती थी औरत। और वो अच्छा। सुई ले लो, बीबा ले लो, छन्नी ले लो, खिलौना ले लो, ऐसे करके घूमती थी। और वो पैसा नहीं मांगती थी, वो हम्म, उसके बदले खाना मांगती थी कि मुझे अच्छा। खाना दीजिए। मैं उसके साथ, उसका बच्चा भी छोटा सा होता था। तो ये सारी जो बातें हैं, तो ये उन्होंने। और फिर गारुड़ी जो ये सपेरा होता है, बीन बजा के सांप को नचवाता है। फिर डोंबारी एक प्रकार है, डोंबारी में कैसे वो रस्सी लगा के, बम्बू पे रस्सी लगा के, रस्सी पे बांस ऐसा लेके वो चलती है लड़की उतनी सी रस्सी पर। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स उन्होंने पकड़े, वो संतों ने, और उन पे उन्होंने भारूड रचे, और उनका भेष लेकर वो भारूड की प्रस्तुति उन्होंने की। जैसे वैदिन का है। फिर उन्होंने छोटी छोटी बातों पर काम किया है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मुरारी करके एक है, होता है। अब ये क्या होता है कि आपके हिंदी में पता नहीं वहां पर क्या बोलते होंगे, कि पहले गांव में जब शादी होती थी लड़की की और वो दूसरे गांव चली जाती थी, तो उसको लेने के लिए गांव में से कोई भी व्यक्ति जा सकता था, उसके माँ बाप ही उसे चॉइस करके, भाई इसको आप इस जी बार जी। जाने दो। उसे मुरारी कहते थे। यानी अच्छा, कॉमन एक संज्ञा है कि समझा। जो लड़की को लेने जाने वाला व्यक्ति है वो मुरारी है। मुरारी होगा।
हाँ बहुत मुरारी, बढ़िया। जी कमल जी। का हाँ हाँ। मुरारी है। तो जगगर वो लड़की उसको नहीं पहचानती कि ये है कौन, क्योंकि गांव में सबको लड़की पहचानती थी। तो उसके जो सास ससुर है वो लड़की को भेजते नहीं थे उसके साथ। इतना विश्वास का काम तब होता था, उसे मुरारी कहते थे। तो लेक लाड़ की लेक में संतांची, इस भारूड में संतों ने उसके बारे में चर्चा की है। उसमें ऑक्सीजन के बारे में चर्चा की है, आत्मा के बारे में चर्चा की है। इन सारी बातों को लेकर भारूड पे काम हुआ है। ये जो वैदिन है, वैदिन का जो भारूड है वो तो बहुत ही डिटेल में है, जिसमें अध्यात्म है, जिसमें नौ दुर्गाओं का भी ये किया है, विट्ठल को ही माता का स्वरूप बताया गया है। और उसमें कितनी सारी ऐसी बातें बताई गई हैं कि जो लड़कियों ने मतलब लड़कियों ने जैसे प्रेगनेंसी के वक्त वो अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी चीजें देखनी चाहिए, अच्छी चीजें सुननी चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। तो इतना सामाजिक प्रबोधन और आध्यात्मिक उद्बोधन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें है। तो ये जो भारूड होता है ये एकल स्वरूप है, ये इसमें पूर्व रंग और उत्तर रंग ऐसे नहीं होता है। ये एकल स्वरूप है, एकल कला प्रकार है, एक पात्री जिसे हम कह सकते हैं। इसे इतिहासाचार्य वी का राजवाड़े इन्होंने चंपू काव्य कहा है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों भाग है, मतलब काव्य भी है और निवेदन भी है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, चंपू काव्य कहा गया है। तीसरे पे हम जाते हैं प्रबोधन नाट्य, जिसमें प्रबोधन किया जाता है, एनलाइटमेंट दिया जाता है समाज को, जिसे महाराष्ट्र में खास करके पोवाड़ा इसमें बहुत फेमस है। पोवाड़ा अर्थात कीर्तिगान, जो राजा महाराजाएं होते थे उनका कीर्ति का गान इसमें किया जाता था। तो शिवाजी महाराज के समय में इससे बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। ये पहले इतना नहीं था इसका ऐसा नहीं कह सकते कि शिवाजी महाराज के समय के पहले नहीं था, ये जरूर था, लेकिन उसे इतना प्रमोट नहीं किया गया जितना शिवाजी महाराज के समय में प्रमोट किया गया। शाहिर अगिनदास, इनसे इसकी शुरुआत हुई ऐसा कहा गया, और कहा भी गया है कि शाहिर अगिनदास जी को शिवाजी महाराज ने सोने का कड़ा तब भेंट दिया था। तो वो सोने का कड़ा क्यों भेंट दिया इसका भी उन्होंने इसमें वर्णन किया है पोवाड़ा में। और जब 1960 में मुंबई सह संयुक्त महाराष्ट्र की जो लड़ाई हुई, कि मुंबई क्योंकि गुजरात में जाने वाली थी तब, तो उसके लिए जो लड़ाई लड़ी गई, तो उसमें शाहिर अमर शेख, शाहिर अण्णा भाऊ साठे, शाहिर गवाणकर, शाहिर लीलाधर हेगड़े, शाहिर आत्माराम पाटिल, इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शाहिर ने शाहिरी गाकर, पोवाड़ा गा गाकर इस मुंबई को अपनी मुट्ठी में कर लिया, अर्थात अपने महाराष्ट्र में इसे लेकर आए। उनके पोवाड़ा से जो असर हुआ वो सबसे बड़ा असर माना गया। तब सरकार को मानना ही पड़ा कि नहीं नहीं चलेगा, ये लोग हमें नहीं देंगे मुंबई, ये महाराष्ट्र में ही रहेगी। तो इतना बड़ा आंदोलन तब हुआ था 1960 में। तो ये पोवाड़ा की एक शक्ति है बहुत बड़ी। और पोवाड़ा भी चंपू काव्य में ही आता है, क्योंकि इसमें भी ये एकल कला प्रकार है, इसमें भी गद्य और पद्य है, मतलब इसमें भी काव्य है, मतलब गाया जाता है, और कथा स्वरूप उसका निवेदन होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, चंपू काव्य कहा गया है। ये आप जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा। लोकानुरंजन, लोगों का मनोरंजन जहां होता है, मन का रंजन जहां होता है, इसे कहते हैं लोकानुरंजन। तो लोकानुरंजन में तो बहुत सारी लोक कलाएं हैं। मैं वो लोक कलाएं बहुत सारी गिनवाने भी वाली हूँ आपको, एक लिस्ट भी है बड़ी मेरे पास, बड़ी सी। तो इसमें हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही लोकप्रिय है, वो है तमाशा। तमाशा जो कला प्रकार है, ये 5 मुख्य घटकों से बना हुआ है। इसमें गण, गौड़न, लावणी, बतावनी, वग, ये 5 जो मुख्य घटक है, इसके सिवा उसे तमाशा नहीं कहा जाता। तमाशा में केवल लावणी नहीं होती, लावणी एक उसका एक पार्ट है, वग उसका एक पार्ट है, गण एक उसका पार्ट है, बतावनी एक उसका पार्ट है। तो इसमें क्या क्या होता है, जो महाराष्ट्र से कुछ लोग हैं, मैंने तभी कुछ सरनेम सुना, पढ़ा था वाघमारे करके, तो इन लोगों को जरूर पता होगा, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए मैं तमाशा में क्या क्या होता है मैं बताती हूँ। तमाशा ये 2 भागों में प्रस्तुतिकरण इसका होता है, पूर्व रंग और उत्तर रंग में। पूर्व रंग में क्या होता है, सबसे पहले गण होता है,
गण के बाद गण गौरण होती है। अब ये गौरण क्या होती है? गौरण के 3-4 प्रकार होते हैं। हळीची गौरण, विनवणीची गवळण, तक्रारीची गवळण, ऐसे 2-3 प्रकार इसके जो होते हैं। ओळखीची गवळण, ऐसे 4 प्रकार होते हैं। तो ये गवळण क्या है? तो श्री कृष्ण जो थे, ये उन जो गवळण जा रही है मथुरा के बाजार में अपना दही दूध वगैरह सब बेचने के लिए, तो उन्हें वहां पे अटकाते थे, उन्हें परेशान करते थे। हमें क्या लगता है कि वो परेशान करते थे, वो परेशान नहीं करते थे। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण जी का कहना ये था कि आप ये जो ये जो दूध दही मक्खन ये घी ये सब लेके आप मथुरा में जाते हो, तो पहले आप गोकुल में ही इसका विक्री करें, इसको बेचें, और इस यहाँ से जो कमाई हो उसमें जो फिर बाकी बचता हो वो आप मथुरा भेजें, क्योंकि पहला अधिकार ये गोकुल का है। आप डायरेक्ट वहां पे बेचते हो, इस कारण गोकुल का नुकसान होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग वो बहुत प्रयत्न करते थे, लेकिन उन्हें वो समझ नहीं आता था। लेकिन उसका एक प्रस्तुतिकरण बहुत ही मजे से किया जाता है कि कृष्ण आते हैं, उसके साथ पेंद्या होता है। पेंद्या मतलब जो थोड़ा सा अपंग है, अधू है, उसका हाथ भी ऐसा है, पैर लंगड़ा है, और वो तोतला भी बोलता है। उसकी गौड़न भी बहुत फेमस है। किसकी? ये जो पेंद्या है इसकी गौड़न फेमस है। तोतली गौलन है ये। दाय बाय तुतना इतून उतना थंदत नाय तुदी बलीले अले थंदत नाय बल तुदी बलीले तिती तिती उपताल थंदु दविंदा मधुवल माया थोलीले तिती तिती उपताल थंदु दविंदा मधुवल माया थोलीले। मतलब वो कंप्लेंट भी ऐसे कर रहा है कि तू जा कृष्णा, यहाँ से उठ, तेरी संगत अच्छी नहीं है, और मैं तेरा कितना कितना उपकार मानूं, फिर भी मुझ पे तेरी माया तो थोड़ी ही है, सारी तो माया मुझे मिलती ही नहीं है। ये उसकी कंप्लेंट है इतनी प्यारी सी। फिर वो बोलता है कि ये कहाँ कोई गौरन दिख नहीं रही है, किधर है, क्या है, कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर आवाज आती है तो लोग छुप के बैठ जाते हैं कि हाँ अब आवाज आई, अब आवाज आई। तो छुपकर बैठते हैं। उतनी देर में तो ये गौरने सब जमा होना शुरू करती है। पहले तो एक आती है, अरे कोई आ नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, ये गए किधर है सब लोग, अभी जाने का समय हो गया, सूरज निकल आया है, कब पहुंचेंगे, पैदल पैदल जाना है मथुरा, कब वापस आएंगे, जल्दी सबने आना चाहिए। इसलिए वो सबको आवाज देती है, चंदा नंदा मंदा सुनंदा का आएगा, अगर चला। तो फिर सब ढोलकी की ताल पर आती है, फिर सब बोलती है फिर क्या लिया, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं। तो एक गौरन उसमें से बोलती है कि कोई हमारे साथ कोई बड़ी औरत होनी चाहिए, समझदार औरत होनी चाहिए, क्योंकि वो नंदा का काना जो है वो बड़ा परेशान करता है, मटकी फोड़ देता है, तो वो फिर जाने नहीं देता है, हमारा नुकसान होता है। तो किसी को बुलाते हैं। तो किसको बुलाए? तो बोले मौसी को बुलाते हैं। अब ये जो मौसी पात्र है ये इसमें का विदूषक है, तमाशा का जो है विदूषक, ये मौसी पात्र हैं। ये एक पुरुष होता है जिसकी दाढ़ी मूछें सब है, और ऐसे में ही वो साड़ी पहनता है और बड़ी सी टिकली लगा लेता है, बाकी कुछ नहीं करता, कुमकुम बड़ा सा लगा लेता है, हो गई वो मौसी। और फिर उनकी जो धमाल है ये है कि फिर मौसी पूछती है तुमने क्या लिया, क्या पहना, मतलब दागिना क्या पहना है, साड़ी कौन सी पहनी है, तुमने बेचने के लिए क्या लिया है। और ऐसी सारी कॉमेडी उसमें होती है। और देन वो निकलते हैं, निकलते ही कृष्ण उन्हें अटकाता है, वहां पे रोकता है। और फिर तब सबसे पहले जो गवर्न होती है वो परिचय की गवर्न होती है। कृष्ण अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूँ, तो वो परिचय होता है। फिर तकरारी की गवर्न होती है कि जो गवर्न जो लोग हैं, वो दही दूध लेके जाने वाली, वो कंप्लेंट करती है कि भाई ये ऐसा है वैसा है, परेशान करता है, उसकी गवर्न होती है, मतलब गीत होता है, नृत्य होता है। और फिर विनवणी करते हैं कि भाई अब हमको जाने दो, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे सारी 3-4 ये उसमें गवर्नें होती हैं। एक दो गवर्नर गुनगुना भी दे तो मजा आ जाए। एक आध मैं याद करती हूँ ठीक क्योंकि ठीक ठीक। हम्म, अ, हम्म, अ, बहुत अच्छी एक पुरानी है, मुझे थोड़ा सा याद आ रही है कि सूर्य, ठीक है, याद आते ही मैं बोलूंगी। मुझे एक ठीक ठीक पहला ठीक उसका कोई वर्ड बात याद नहीं आ रहा है ना, इसलिए अटक गई कोई हूँ बात मैं। नहीं कोई बात नहीं कोई तो वो हमेशा जो
रेडियो पे चलती रहती है वो ज्यादा याद आती है, और ये हमारी जो पौराणिक है जी, वो थोड़ा सा याद नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गौरी गावा गेला बाजारा झर झर अच्छा, ठीक है, आगे मैं याद जी आता है जी, तो जरूर हाँ हाँ, बोलूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई अ, दिक्कत तो तमाशा में ये गौड़न गण गौड़न हो गई, फिर बतावनी होती है। बतावनी क्या होता है कि बतावनी में बातें बनाना जिसे कहते हैं। इसमें मेक बिलीव प्रकार बहुत ज्यादा होता है। इसमें 3-4 दोस्त मिलते हैं। ये अलग पार्ट होता है, ये पार्ट पार्ट में सब होता है। ये गौड़न चली गई, अब इसका पार्ट खत्म हो गया। गण का पार्ट पहले खत्म हुआ। गण में क्या करते हैं, 3-4 लोग जो जेंट्स है वो सामने आते हैं, खड़े रहते हैं, गण गाते हैं, चले जाते हैं। फिर गौड़न का पार्ट हुआ, ये पार्ट खत्म हुआ, ये चले जाते हैं। फिर इसका जो पार्ट आया बतावनी का, इसमें 4 दोस्त आते हैं, एक एक दोस्त को बुलवाते हैं। इसमें जोक होते हैं, विचित्र विचित्र जोक बोले जाते हैं। फिर बोलते हैं चलो हम लोग जाते हैं पूना में, और पूना से ये लेके आते हैं, लावणी वाली लेके आते हैं, प्रोग्राम करना है तो चलो। फिर वो गोल 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 घूमते आ गया पूना। इट्स मेक बिलीव। मेक बिलीव ये प्रकार इसमें होता है। मेक बिलीव होने के बाद ये सब हो गया आगे। तो उसमें भी कॉमेडी उनकी चलती रहती है, बहुत सारे जोक चलते रहते हैं। और उसमें जब वो इसको मिलते हैं लावणी वाली को, उसमें भी जोक होता है। तो जैसे मिलते हैं तो काय बाई काय करताय, बाई विसावा घेताय, तो म्हणे त्यांना सांगा 21वा आलाय। तो ऐसे भी पंच होते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि बाई क्या कर रही है, तो आराम कर रही है, विसावा, आराम करना। तो विसावा मतलब आराम करना भी होता है, विसावा मतलब 20, 20वां 20वां लेना, ऐसा भी होता है। मतलब ये थोड़ा सा डबल मीनिंग जोक है। तो वो इसलिए उसको बोलता है कि उसको बोलो 21वां भी आया है। तो फिर वो चिढ़ती है कि मैं बोल रही हूँ कि वो आराम कर रहे हैं। तो बोले अच्छा अच्छा। तो ऐसे जोक होते हैं, डबल मीनिंग जोक भी काफी होते हैं इसमें। और ये सब होने के बाद वो बात करते हैं उनसे कि आप जो है हमारे गांव में आए, और हमारे गांव में आके आप अपना प्रोग्राम दे, तो आपकी सुपारी का रेट क्या है, सुपारी कितना, मतलब कितने रेट में आप आएंगे, तो सुपारी कशी सुपारी घेणार तुम्ही। तो वो बोलती है 50,000। तो बोलते हैं अरे इसकी तो बीवी 50 रुपए में खेत में आती है, तू 50,000 की क्या बात कर रही है। मीन्स इतने ऐसे लेवल के जोक होते हैं उसमें। तो फिर भी वो बोलते ठीक है हमको आपकी लावणी देखनी है। तो बोले ठीक है, आप ये सेज पे बैठे है, सेज पे नहीं बैठना है। तो बोले भी ये कारपेट पे बैठ जाओ। तो बोले नहीं नहीं, छी छी, कारपेट पे भी नहीं बैठना है। तो फिर हम लोग ओसरी जिसे बोलते हैं, थोड़ा आंगन का भाग, तो वहां ओसरी में बैठ जाओ, वहां पे भी नहीं बैठना है। तो बोले जाओ कूड़े कचरे पे जाके बैठो। तो बोले हाँ वो ठीक है, वहां पे जाके बैठते हैं। तो ऐसे वो जोक होते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि आप हमको अपनी लावणी दिखाओ, फिर हम लोग तय करेंगे सुपारी कितनी देनी है। ऐसा एक बहाना करके वो आउट हो जाते हैं स्टेज पे से, और वहां पे लावणियों का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो पूरा लावणी सब प्रकार की, मतलब आजकल तो बहुत ही मॉडर्न लावणियां भी होने लगी, लेकिन पारंपरिक लावणियां ये बहुत सुंदर लावणी होती है। तो पारंपरिक लावणियां अब तो देखने भी नहीं मिलेगी आपको कहीं, सिर्फ हमारी लोक कला अकादमी में देखने मिलेंगी। क्योंकि हम बच्चों के लिए जो वर्कशॉप लेते हैं तो कंपलसरी उनको बोलते हैं कि पारंपरिक रूप से आप दिखाने वाले हैं तो ही आइए। क्योंकि अब अगर आप स्टेज प्रोग्राम कहीं देखने जाते हैं ये तमाशा का, तो आपको तमाशा बिल्कुल जो भी मैंने बताया ये कुछ नहीं देखने मिलेगा। अब आपको टोटल ऑर्केस्ट्रा देखने मिलेगा। तो ये सब होता है। लावणी जहाँ हुई वहां ब्रेक आता है, लावणी के बाद इंटरवल हो जाता है। ये पूर्व रंग यहाँ पर खत्म हो गया। पूर्व रंग खत्म होने के बाद चालू होता है वग। वग ये है ड्रामा पार्ट, जिसे हम लोक नाट्य कहते हैं, जिसे हम फोक थिएटर कहते हैं। ये सब इसमें आता है। इसमें आपको नाट्य जो नाटक है अपना, जो नागरी रंगमंच जिसे कहते हैं, उसमें का कुछ थोड़ा बहुत क्यों ना हो पार्ट जो है, ये पार्ट आपको देखने मिलता है, उसका एक सिस्टम देखने मिलता है। लेकिन इसका स्वरूप बहुत अलग है। इसमें पहले टाकणी आती है। अब ये टाकणी क्या है,
तो इसमें जो नाटक में होने वाला है, ये ये काव्य रूप में आपको बताया जाता है। जैसे पोवाड़ा गाते हैं या कुछ पोवाड़ा जैसा स्टाइल होता है, लेकिन पोवाड़ा नहीं होता वो। लेकिन उस स्वरूप में वो शाहिर आके वो गाता है कि ये ऐसे 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 होने वाला है, जो आप देखने वाले हैं, ये आप देखो अब क्या हो रहा है। तो ये गायन के रूप में बोला जाता है, जिसे टाकणी कहते हैं। और फिर ये नाट्य स्वरूप जो है वो तैयार होता है, पारंपरिक स्वरूप होता है। इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, जैसे पूर्व रंग में भी मुजरा जुड़ा हुआ है। मुजरा मतलब सिर्फ ऐसे ऐसे स्टाइल से एक पैच बनाया है डांस का, वो जुड़ा है। फिर नाटक में भी झगड़ा, फटका, ऐसे प्रकार जुड़े हुए हैं, जो बहुत बाद बाद में जुड़े हैं। बेस तो इसका यही है। तो ये होता है। तो तमाशा में ये सब होता है, जो लोकानुरंजन, सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। शुरुआत में तो लावणी वगैरह भी जो होती थी, भोपाली जैसी वगैरह, ये सारी भक्तिमय लावणी होती थी, इसमें कोई श्रृंगार वगैरह नहीं होता था। धीरे धीरे इसमें श्रृंगार जुड़ा। और इसमें जो नृत्यांगनाएं हैं, ये तो बहुत पुरानी, जब अभी हमारी यमुनाबाई वाईकर जो 100 साल की उम्र होके अब चल बसी, यमुनाबाई वाईकर, पवळाबाई हिवरगावकर, सुरेखा पुणेकर तो अभी भी है, रेशमा परितेकर है, छाया माया खुटेगावकर, प्रमिला लोदगेकर, गुलाबबाई संगमनेरकर, ये अब चल बसी, कांताबाई सातारकर, ये भी चल बसी। ये लोग लावणी नृत्यांगना के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये रहा इसका पूरा डिटेल जो मैंने आपको बताया। और इसमें मैं कुछ कला प्रकार के बारे में, फिर स्थल सापेक्ष, रस सापेक्ष वो कैसी है इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन आपको मैं कला प्रकार जो हमारे महाराष्ट्र में है, 100 से भी ज्यादा लोक कला प्रकार है, जिसमें अभी मेरे पास जो लिस्ट है, इसमें 2-3 छोड़ के बाकी जो 2000 आदिवासी समूह है, तो ये जनजाति कला इसमें नहीं मैंने लिखी है। और कुछ ऐसी कलाएं हैं कि इतनी लुप्त हो गई है कि बहुत कम पैमाने पे हैं, और उसके नाम भी हमें पता नहीं, वो भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अंदाजन ये 100 तक तो है, 100 के ऊपर है। तो इसके नाम मैं आपको गिनवा दूं: रायरन, खड़ी गम्मत, तमाशा, गोंधळ, जागरण, पोवाड़ा, भारूड, दशावतार, कीर्तन, नंदीवाले, राधा नाच, भराडी, कैकाडी, वासुदेव, पोतराज, डोंबाऱ्याचे खेळ, भजन, लेझिम, कलगीतुरा, लळित, कुडमुडे जोशी, डोनागीत, चित्रकथी, पिंगुळी, मारबत, धनगरी गजेढोल, दंडीगान, नमनखेळे, कोळीगीत, कोळी नृत्य, एकतारा, आखाडी, पंचमी, दंडार, आसीन आणि आटीव, इंदल, करपल्लवी। हाँ, ये करपल्लवी के बारे में आपको विशेष जानकारी देना चाहूंगी कि जो गोंधळ के बारे में हमने चर्चा की, गोंधळ में ये करपल्लवी होता है, एक पार्ट होता है। तो करपल्लवी में क्या होता है, ये शिवाजी महाराज के जमाने में जो सीआईडी वाला काम जो होता था, ये करपल्लवी द्वारा होता था। क्योंकि बड़े बड़े फोर्ट होते थे, फोर्ट के एक कोने में एक आदमी होता था, दूसरे कोने में दूसरा आदमी होता था, कहीं दरीखोरी में दूसरा आदमी होता था। तो इन्हें इशारे से ये कहा, मैसेज दिया जाता था, क्योंकि आवाज तो नहीं जानी चाहिए, पता तो नहीं चलना चाहिए हमारे सामने वाले शत्रु को कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसे करपल्लवी कहा गया है। तो करपल्लवी से क्या होता है, वो कुछ उसके साइंस है, वो साइंस से, और जैसे ऐसा किया तो आकाश, जैसे कैची, कात्र तो मोनी का कैची, मतलब ऐसा कैची बताया तो का, आकाश को आकाश सिर्फ बताया तो भी उसको आकाश पूरा समझ में आ जाता है, कि या ऐसा गोल घुमाया तो भी। तो इस पर हमने मेरे माझी बोली माझी कथा में उसके सब चित्रण बताए हमने, कि नाम लिखा है, और वो नाम के हिसाब से उसके कैसे इशारे होंगे हाथों के, उसके चित्र हमने उसमें दिए हैं। वो काफी ऐसे कठिन है, लेकिन वो समझ सकते हैं हम लोग कि कैसे, ऐसे घुमाया तो क्या, ऐसे किया तो क्या, ऐसे किया तो क्या, सब अलग अलग उसका ये है। तो ये करपल्लवी आज बहुत कम लोगों को आती है। उसके बाद है खम, गंगा सागर, गारुडी, चपई नृत्य, डक्कलवार, डवरी, गोसावी, डहाका, तरंग, तारपा, धालो, नागबारी, पांगुळ बैल, फुगडी, मंगळागौर, बोहाडा, माकडवाले, धुलपद, रायनी,
भुलाबाई, हादगा, भोंडला, लप्पक, शिमगो, सप्तखंजरी वादन, सूरथाल, सुवारी, ये गोवा का है, वही गायन। और पनवेल भाग में हमारे यहाँ मुंबई के पनवेल भाग में एक उसका नाम अभी तक हमें पता नहीं चला, जब होली होती है तब जैसे उन लोगों के शरीर में कुछ आ गया हो, भगवान या जो कुछ बोलते हैं, आंग में आना जिसे कहते हैं, और वो खुद को मारते हैं चेन से, बड़ी बड़ी चेन से खुद को मार लेते हैं, लेकिन उसका नाम हमारे सामने अभी क्लियर नहीं हुआ। वो कहीं किसी को वहां आने भी नहीं देते, तो वो भी एक बड़ा इशू है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच के उनके बारे में जानकारी ली जाए। तो ऐसे 63 तक तो है मेरे पास लिस्ट, बाकी कुछ छोटा मोटा मैं भूल गई होंगी तो पता नहीं। तो ये है। दूसरा हम लोग पार्ट ले देखेंगे अब, ये जो लोक कला है ये सापेक्ष कैसे होती है, मतलब इसमें सापेक्षता कैसी है, इसके बारे में थोड़ी बहुत बहुत शॉर्ट में मैं चर्चा करने वाली हूँ कि ये स्थलग सापेक्ष होती है। जैसे लोक कला को देखने आने वाला ऑडियंस, यानी कोई भी कला है उसको देखने आने वाला ऑडियंस बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग जब नागर रंगमंच की बात करते हैं तो हम लोग थिएटर तक आते हैं, लेकिन लोक कलाएं थिएटर में नहीं होती है, ये एरिना थिएटर में होती है, मतलब मैदान में होती है, प्रोसेनियम में नहीं होती ज्यादातर। आजकल होने लगी है वो बात अलग है, लेकिन उसका मुख्य जो ये है थिएटर है वो एरिना थिएटर है। तो जहाँ मेले लगते हैं, यात्रा यात्रा जिसे हम मराठी में कहते हैं, मेले लगते हैं, तो ऐसे जमाव जहाँ लगते हैं, खुद होके लोग कुछ कारण से वहां आते हैं, तब वहां पर लोक कलाकार पहुंचकर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, इसीलिए उसे स्थल सापेक्ष कहा गया है। फिर वो रस सापेक्ष है। रस सापेक्ष कैसे हैं, तो पोवाड़ा में वीर रस है, लावणी में श्रृंगार रस है, भारुड़ में भक्ति रस है, तो ये रस सापेक्ष ऐसे हुई है। फिर संप्रदाय सापेक्ष कैसे है, तो जो कीर्तन है, भजन है, भारुड़ है, इन पर 5 संप्रदायों में से वारकरी संप्रदाय जो है इसका प्रभाव ज्यादा दिखता है, और कीर्तन में और भी कुछ 3-4 संप्रदाय ऐसे हैं उनका भी प्रभाव दिखता है, इसलिए सांप्रदायिक है, सांप्रदाय सापेक्ष है, ऐसा इसे कहते हैं। ये प्रदेश सापेक्ष है, क्योंकि उस प्रदेश की, जैसे महाराष्ट्र में भी पश्चिम, ये जो लावणी और ये तमाशा जो है ये पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादा है। फिर जागरण गोंधळ पूना पश्चिम महाराष्ट्र में ही ज्यादा पैमाने पे दिखाई देता है। खम, भुलाबाई, ये सब विदर्भ में ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इसके जो ये प्रदेश हैं छोटे छोटे, ये प्रदेश सापेक्ष है, वहां वहां से उजागर हुई हैं, और उनके पहराव, उनकी वेशभूषा, रंगभूषा भी उसी प्रकार की है। तो ये प्रदेश सापेक्ष लोक कला ऐसे होती है। मेरे ख्याल से तो मैंने सारा बेस आपको बता दिया, क्योंकि इस बेस से अगर आप लोक कला को देखेंगे, समझेंगे, तो आप भारत की कोई भी लोक कला प्रकार को समझ पाएंगे, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि आपको मेन तो पहले उसको डिवाइड करना है कि ये विधि नाट्य है, ये भक्ति नाट्य है, कि ये प्रबोधनात्मक है, कि लोकानुरंजन है। ये 4 में से एक कौन सी है, इसको आप डिवाइड कर लो तो और बिल्कुल। आसान हो जाता है उसके बारे में जानना, समझना। जी सर, कोई सवाल हाँ, हो? नहीं, हाँ, नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने इसे समझाया, कि और इस संदर्भ में पूरे भारतीय लोक कलाओं को भी लें तो लगभग इसी कैटेगरी में उन्हें बांटा जा सकता है जो आपने बांटा। थोड़ा सा जैसे लावणी, तमाशा और जो उनके रूप हैं, उनके गायन की शैली क्या क्या रही है, अवसर और शैली के बारे में थोड़ा व्यवहारिक पक्ष अगर रखें तो और अच्छा रहेगा। कौन सी लोक कला के बारे में? मतलब महाराष्ट्र संबंधित, चाहे वो तमाशा है, जो भी है, हम्म। उसमें जो गायन है वो किस तरह से होता है। जैसे अभी आपने कुछ शुरू में ही कहा था कि किस तरह से ऊंचाई पर जो है ये गणपति से इस तरह की हाँ। शुरुआत होती है। तो उसके कुछ ट्रेडिशनल, हम लोग तो सिर्फ फिल्मों को जानते हैं, फिल्मों वाले ही हम लोग हर जगह करते हैं अब। तो जो आपने जो मूल ट्रेडिशनल है वहाँ की लोक कलाएं, उसका थोड़ा अगर वो बताएं। हाँ, लोक कलाएं जो होती है वो सहज स्फूर्तता, उत्स्फूर्तता से होती है, इसमें कोई बंधन नहीं है। एक तो सबसे पहले लोक संस्कृति जो है, भारतीय लोक संस्कृति, ये सर्वप्रथम आपको सिखाती है उदात्तीकरण और समर्पण भाव।
जैसे लोक समूह जो है, इसमें से कोई एक व्यक्ति ही ये गीत रचता है, गीत की रचना होती है, और इस गीत के पीछे कोई कथा होती है, जिसे लोक कथा गीत भी कहा जाता है। लेकिन ये संपूर्ण समूह का ही होता है। वो जो व्यक्ति है उसका नाम, जैसे ये जो है पोवाड़ा, इसमें कहीं कहीं शाहिरों ने अपना नाम डाला है। जैसे म्हणे पठ्ठे बापूराव कवी, म्हणे पठ्ठे बापूराव कवी, घुसळून रवी, रस घ्या पुरता, रस घ्या पुरता, ना 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 गवळी ना 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 ना। तो पठ्ठे बापूराव ने अपना नाम उसमें डाला, तो हमें पता चला कि ये पठ्ठे बापूराव ने रचा है। लेकिन ऐसे कितने ही गीत है जो हमें पता ही नहीं है किसने रचे हैं। तो ये एक उसका मुख्य पार्ट है, कि वो समूह का हो जाता है। इसलिए लोक संस्कृति जो है हमारी, ये उदात्तीकरण और समर्पण भाव सिखाती है कि खुद रचो लेकिन समाज के लिए उसे समर्पित कर दो, खुद उसमें खो जाओ। ये उसका बड़ा एक पॉइंट होता है। ये उत्स्फूर्त होती है, जैसे दुखी है तो दुख से, सुखी है तो सुख से। जैसे मैं थोड़ा सा गुजराती जो गरबा आपने सुने होंगे, इसके बारे में अगर बताऊं तो ज्यादा आसानी मुझे लगता है आपको होगी, क्योंकि आपने गुजराती गरबा, ये वो अभी नवरात्रि गई है तो सुने होंगे। उसके पीछे के मैं आपको ये बताऊं। जैसे एक है गीत गुजराती का, हे मारे टोडले बैठो रे मोर, क्या बोले, क्या बोले मोर, क्या बोले, मारे टोडले बैठो, हे मारे टोडले बैठो रे मोर, क्या बोले। अब ये गरबा में हमारे टोडले बैठो रे मोर, क्या डिचिंग डिचिंग करके एकदम उड़ती चाल में, जिसको कहते हैं कि नाच सके आप, ऐसे ढंग से बोला जाता है। जो कि इसके पीछे की कथा अगर आप समझोगे तो आप हिम्मत ही नहीं करोगे कि आप उस पर नाच सको। लावणी के बारे में पारंपरिक एग्जाम्पल दूंगी मैं, लेकिन उसके लावणी के पीछे ऐसी कथाएं नहीं हैं। इसमें बहुत जो गुजराती इसमें है, तो मैं लोक कथा गीत के बारे में एग्जाम्पल देना चाहूंगी। लावणी के पीछे कोई ऐसी कथाएं कहीं दिखाई नहीं देती है। इन्होंने उत्स्फूर्तता से ही ये लावणियां लिखी हैं, जो श्रृंगारिक ज्यादा आई है। तो ये थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, अगर लोक गीतों को, लोक कथा गीतों को समझना है तो गुजराती में इसका प्रमाण ज्यादा है। तो उसके पीछे की कथा ऐसी है कि एक रानी थी, एक राजा था, और दोनों बहुत खुश थे अपने जीवन में, अपने संसार में। और ये जो रानी थी, ये इसे पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम था। तो इसके पास हरिन भी था, ये खरगोश भी था, मोर भी था, ऐसे बहुत सारे थे। तो बड़े सबसे प्यार से रहती थी। लेकिन उसमें का एक जो मोर है, वो जो पिकॉक है, उससे उसको बड़ा प्यार था, बहुत प्यार था। मतलब वो उससे बातें करती थी और वो भी उसको जवाब देता था, तो उसे ऐसा लगता था जैसे हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो। और वो हमेशा उसकी जो रेलिंग है, गैलरी की रेलिंग होती है, उसमें बीच में जो जॉइन होता है, उसका वो जॉइंट पे वो बैठता था मोर। तो टोडला बोलते हैं उसको गुजराती में, टोडले, टोडला। तो उस पे वो बैठता था और उससे वो बातें किया करती थी। तो राजा को डाउट गया कि ये मोर से बातें नहीं कर रही है, इसके मायके से कोई इसका पुराना यार है, वो दीवार के पीछे शायद खड़ा हो, इसके माध्यम से वो उसके साथ बात कर रही है। तो ये डाउट के कारण राजा क्या करता है, उस मोर को मार डालता है और मार के उसका मांस पकाता है, और वो मांस वो रानी को खाने को देता है। और उस दिन वो मोर उसे दिखाई नहीं देता है, तो वो डिस्टर्ब रहती है कि कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, कहाँ गया, दिख नहीं रहा। वो मांस भी खा रही है, वो लोग खाते होंगे नॉनवेज, तो खा रही है। तो राजा ने पूछा रानी को कि कैसा लगा आज का खाना आपको, तो बोले ठीक लगा, लेकिन आज मेरा मन ठीक नहीं है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले मांस अच्छा नहीं लगा, नहीं नहीं, बना बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है। तो फिर राजा ने हकीकत बताई कि जिस मांस को तुम खा रही हो ना, वो तुम्हारे प्रिय मोर का मांस है। वो सुनते ही उसने जो उद्विग्नता आई, और वो जो परेशान हुई और डिस्टर्ब हुई कि
क्या करूं और क्या नहीं, और रोने लगी। और आपने ऐसा क्यों किया बताइए मुझे। तो उन्होंने हकीकत बताई कि मुझे ऐसा डाउट था। तो बोले ऐसा कुछ नहीं था, ये मेरा प्रेम था, ये था, वो मेरा पक्षी प्रेम है, ये वो। तो सारी उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी दूर हुई। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें सोने का मोर जिसमें हीरे मोती माणिक महंगे से महंगे जड़े होंगे, ऐसा जड़वा के इस टोडले पर, मतलब वो रेलिंग के ज्वाइंट पर मैं बिठा देता हूँ। हमेशा के लिए तुम्हारे पास इतना महंगा मोर रहेगा। तो तब वो गीत गाती है, मारे टोडले बैठो रे मोर क्या बोले। मेरे टोडले पर जो बैठा मोर है वो कहाँ बोलता है, वो बोलता नहीं है ना, मुझे बोलने वाला मोर चाहिए। तो ऐसे गीतों के पीछे कहानियां हैं। लेकिन ये गुजरात में बहुत ज्यादा दिखाई देती है, जितनी महाराष्ट्र में बहुत कम दिखाई देती है। अब महाराष्ट्र में भुलजा भुलाबाई की अगर आप बात करें तो उसमें कुछ छोटी मोटी कथाएं आती हैं। तो उसमें जैसे ससुराल के बारे में बातचीत की गई है। जो ये है पार्वती है और शंकर जी है, इनको बिठाया जाता है। उनके बारे में वो कैसे बिठाए, तो उसमें कितने सारे भेद ये है कि श्री अपना शंकर जी गुस्सा होके चले आए थे और जंगल में बैठे थे। और फिर पार्वती जी ने आदिवासी का रूप लेकर उन्हें भुलाया, इसे उसको लो भूल जा कहा गया और इसको भुलाबाई कहा गया। और फिर वो मायके आती है उसके, तो ये बोलती है कि मायके जाना है, तो मायके जाने के गीत और इन सब बातों की वो बहुत रिसर्च लेवल पर मैंने उस पर काम किया है। उसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं, वो शब्द भी उस गीतों के समझ में नहीं आते कि ये शब्द ऐसे क्यों हैं। जे विला कंथ, मतलब कंथ मतलब क्या, कि मला मूळ आलं आता तरी जाऊ द्या माहेरा, मुझे मूड आया और मुझे मायके जाना है। तो ये शब्द बड़े कंफ्यूज करते थे उस गीतों में। तो वो ढूंढने का काम मैंने किया है कि 1950 के पहले की मराठी और आज की मराठी में जो अंतर आया है, इस अंतर में ही ये सारे जो शब्द है गुम हो गए हैं। जैसे कंथ मतलब हस्बैंड, पति, और मूळ मतलब आमंत्रण, मला मूळ आलं, मुझे मूळ आया है मतलब मुझे आमंत्रण आया है, ऐसे उसके अर्थ होते हैं वो। लेकिन एक बहुत ही अलग पैच है उसका। अगर उसके बारे में कभी चर्चा कर आगे मौका मिला तो जरूर करेंगे। अगर 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 संक्षेप में अगर उसको रख बता सके, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। भुलजा भुलाबाई का, जी जी जी। जी जी, उसमें ऐसा होता है कि अश्विन पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक का ये जो समय होता है 1 महीने का, इसमें ये भुलजा भुलाबाई को ये विदर्भ में है स्पेशली। और इसका जो और भोंडला और हादगा जिसे कहते हैं, ये जलगांव और खानदेश जलगांव वगैरह जो है इस साइड का है। और ये दोनों में अंतर है। जो हादगा और भोंडला है वर्षनशील है, इसलिए इन्हें, उनका कहना है कि वर्षा आए और खेती बाड़ी हो, इसके हिसाब से उसे वहां पे हाथी रखा जाता है और उसके इर्द गिर्द घूमकर छोटी लड़कियां गीत गाती है, वो हादगा भोंडला कहते हैं उसे। और भुलजा भुलाबाई है, ये सृजनशीलता का स्वरूप है। सृजनशीलता मतलब जो छोटी लड़कियां 16 साल तक की उम्र की जो लड़कियां होती है, ये व्रत करती हैं। व्रत मतलब उपवास उपवास नहीं करना होता है। और बड़े मजे वाले गीत होते हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, आपको प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि ससुराल जाना है तो ससुराल में क्या होगा, कैसे होगा, सास कैसी होगी, ननद कैसे होगी, दीवर कैसा होगा, सा और ये कैसे होंगे, पति कैसे होंगे, ससुर कैसे होंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो उसमें होती ही होती है। प्लस अगर उसका अनुसंधानात्मक विचार किया जाए तो उसमें ये जो सास ससुर ननद देवर जो है, ये षडरिपु के प्रतीक माने जाते हैं। ये षडरिपु के प्रतीक हैं। और ये जो बहू है ये आत्मा का प्रतीक है। और जो पति है वो भक्ति का प्रतीक है। तो उसमें कहा गया है कि इन षडरिपु से चुराकर इन षडरिपु से दूर होकर अगर मायके जाना है, अपना असली मायका कहाँ है, ये दुनिया अपना असली मायका नहीं है। तो जो आत्मा जो परमात्मा से मिलती है वो हमारा असली मायका है। और उसके उस वहां तक अगर जाना है तो भक्ति के माध्यम से ही हम जा सकते हैं, इसलिए पति को भक्ति का स्वरूप माना गया है। तो उसमें एक गीत है, ससुबाई ससुबाई मला मूळ आलं आता तरी जाऊ द्या माहेरा माहेरा। तो सास उसको जवाब देती है,
कारल्याचं बी पेर ग सुनबाई मग जा आपल्या माहेरा माहेरा. कारल्याचं बी पेरलो हो सासूबाई आता तरी जाऊ द्या माहेरा माहेरा. कारलं म्हणजे करेला, करेले का बीज बो, उसके बाद तुम मायके जाओ. फिर वापस वो पूछती है कि अभी मैं जाऊं क्या मायके, तो वो बोलती है नहीं, करेले का बीज को अभी अंकुर फूटना बाकी है, अंकुर फूटेगा फिर मायके जाना. फिर वो वापस पूछती है मैं मायके जाऊं क्या, तो फिर वो बोलती है नहीं, अभी करेले को वेल आनी बाकी है उसकी, वो वेल आएगी, बेल उसकी आएगी, फिर आप मायके जाना. फिर वापस वो पूछती है कि सासूबाई सासूबाई कारल्याला वेल आली हो सासूबाई आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा. कारल्याला कारलं कारल्याला फूल येऊ दे ग सुनबाई मग जा आपल्या माहेरा माहेरा. कारले को फूल आने दो, फूल के बाद फिर फल आने दो, फल के बाद भी फल भी आ गया अभी, यानी ये सब गाने में वो पूछती जाती है. तो फल आने के बाद फिर वो बोलती है वो फल की सब्जी बनाओ, मतलब करेला जो आया है उसकी सब्जी बनाओ और फिर तुम मायके जाओ. फिर वो बोलती है सब्जी भी बन गई अब मैं जाऊं मायके, तो वो बोलती है सब्जी बनी है तो अभी सब्जी सबको परोसो फिर मायके जाओ. फिर सब्जी परोसी, अब सब्जी भी परोस ली, अब जाओ मायके, नहीं अभी खुद खाओ. फिर खुद खाई, ओके खा ली, अब जाओ मायके, नहीं अभी तो उसके बर्तन घिसने बाकी है, बर्तन घिसो फिर जाना मायके. फिर वो पूछती बर्तन भी घिस लिए अब जाओ क्या, मैं मायके जाऊं क्या, तो वो बोलती है कारल्याची भांडी झाली हो सासूबाई आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा. तू म्हणते मला काय पुसतेस बरीच दिसतेस पूस आपल्या सासऱ्याला सासऱ्याला. तो वो ससुर को पूछने बोलती है, ससुर बोलता है मला काय पूछतेस बरीच दिसतेस, क्या है मुझे क्यों पूछ रही है, तू तो अजीब लग रही है, मुझे क्यों पूछ रही है, मुझे नहीं पूछने का, जा तू तेरी ननद को पूछ. फिर ननद को पूछती, वो भी बोलती है मुझे क्या पूछ रही है, बड़ी अजीब है तू तो, जा जा तू तेरे देवर को पूछ, मुझे क्या पूछ रही है. तो देवर को पूछती है, देवर भी ठीक से जवाब नहीं देता, वो भी ऐसे ही बोलता है. तो आखिर में वो बोलता है जा तू तेरे पति से पूछ. तो पति बोलता है घे फणी घाल वेणी चल जाऊ तुझ्या माहेरा माहेरा, मतलब तू कंघी ले अपनी चोटी बना हम लोग जाएंगे मायके. अब इस गीत में आपको क्या लगेगा कि भाई एक औरत है वो अपने मायके जाना चाहती है और वो परमिशन ले रही है, नहीं. इसमें अगर हम स्पिरिचुअल बेस अगर देखें तो इसमें जो है इसमें जो करेला ही क्यों बोया गया, क्यों, ये महत्व का. करेला कड़वा होता है, कर्म का बीज जिसे कहा गया है, कि कर्म बोना उसको कंपलसरी किया, किसको, उस आत्मा को, किसने, तो वो सास ने जो वासना रूपी है, सास जो है वासना रूपी है, ननद जो है ईर्षा रूपी है, देवर जो है वो ससुर जो है वो ईगो है, घमंड है, देवर भी उसमें का षड ऋतु में का एक पार्ट है ना, गुस्सा है कि जो कुछ है वो पार्ट है. तो इन सब ने मिलकर क्या किया, उसको कर्म करने लगाया, जबरदस्ती कर्म करो, पूरा कर्म करो, उस कर्म का फल खाओ, तब जाके मौका मिलेगा, तब भी वो जाने नहीं दे रहे उसे. लेकिन पति जो है, जो भक्ति स्वरूप है, वो उसे कहता है कि तुम तैयार हो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा. इसलिए इसमें से उद्बोधन क्या दिया है हमें, एनलाइटमेंट क्या दिया है, कि आपको भक्ति को पकड़ के रखना है. अगर भक्ति आप करोगे तो आप इसमें से छूट पाओगे, नहीं तो इन कर्मों के बंधन से आप कभी भी छूट नहीं सकते. इतने बहुत अच्छा ये दिया है. 16 साल की उम्र तक ही वो करते हैं. उसमें बहुत सारे गीत हैं, 20-22 गीत हैं, सारे के सारे गीत मुझे आते हैं, तो बड़ी मजा आता है गाने में. और उसमें प्रसाद नहीं होता, उसमें खिरापत होता है. प्रसाद मतलब कैसे लिया प्रसाद आपके हाथ में दे दिया, है ना, ये खिरापत होता है. ये डब्बे में भरते हैं और ऐसे 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 बजाते हैं, और पहचानना होता है, जो गीत गाने आती है ना लड़कियां, उनको पहचानना होता है कि है क्या उसमें. जब तक वो पहचानती नहीं है तब तक उनको मिलता नहीं है. फिर 10 मिनट जाए, आधा घंटा जाए, 1 घंटा जाए, पहचानना पड़ता है. तो हम उसके लिए बहुत सीआईडी पन करते थे, पहले देख के आते थे किसके घर में क्या है और पहचान लेते थे तुरंत, ताकि जल्दी खाने मिले. तो ऐसी बड़ी बहुत सारी मजा होती. तो ये प्रसाद क्या है, खिरापत क्या है, नैवेद्य क्या है, इसके बारे में भी मैंने उसमें अनुसंधानात्मक चर्चा की है कि इनमें फर्क क्या है. और ये जो खिरापत है, ये इसका भी बहुत सम्मान पूर्वक ये है स्पिरिचुअलिटी में. और कई लोगों से आ रहा है कि लावणी गौड़न गाँव करके जी जी, हाँ आप संजय बाजार बाघमारे जी हैं. सारा वो सरजर ये भी पूछ रहे हैं कि गेला. पारंपरिक हम्म. संजय बाघमारे जी. हाँ ना, मुझे थोड़ा सा ये वो याद नहीं आ रही थी तभी. हाँ वो एक
ये भी पूछ रहे हैं कि पारंपरिक गवळणचे गायन करावे, अतिशय अभ्यासपूर्ण व्याख्यान, इतिहास विभाग प्रमुख शंकरराव मोहिते विश्वविद्यालय अच्छा। अकलूज। जी वहां अकलूज। से। हाँ अकलूज अकलूज से है। से। जी जी जी। सोलापुर महाराष्ट्र से। हम्म। मांजर सारा झर झर गेला। हम्म, मुझे ना वो एक पारंपरिक जो गौड़न है वो मुझे ठीक से पता नहीं, पहली लाइन याद नहीं आ रही है, इसलिए मैं कब से अटकी पड़ी हूँ उसमें। कंटिन्यू अपना लेक्चर चल रहा था, इसलिए मैंने फिर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कोई हम्म। कोई बात नहीं, आप अपनी बात कहते रहे, बीच में वो अपने आप हाँ याद आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक सेकंड मुझे दीजिए तो मैं शायद तुरंत ये कर बिल्कुल लूँ। बिल्कुल 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 हो सकता है। जी जी जी। बिल्कुल। अब बहुत ही शानदार व्याख्यान और इतना रोचक, इतनी अच्छी प्रस्तुति आपकी चल रही है कि मुझे लगता है कि जो भी इस सत्र में जुड़े हुए हैं वे इसका आनंद ले रहे होंगे। दरअसल ये लोक गीत या लोक कथाएं या लोक नृत्य, लोक के जितने भी रूप हैं, अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं तो आप चाहे महाराष्ट्र के हैं, सिक्किम के हैं, बिहार के हैं, पंजाब के हैं या हरियाणा के हैं, आप अपने आप जुड़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप दक्षिण भाषा के किसी लोक रूप, लोकगीत को सुन रहे हैं, शब्द भले ही अर्थ नहीं दे रहा हो, लेकिन संगीत, वह ध्वनि जो होती है, वह आपके दिल तक उन बातों को पहुंचा देती है जो गायक अपने शब्दों में कहना चाहता है। तो निसंदेह ये बड़ी हमारे लिए जो है अच्छी बात है कि आज हम पिछले 2 बजे से हम महाराष्ट्र में हैं। पहला जो सत्र था वो महाराष्ट्र से अम, आदि जो नाट्याचार्य भरत जी की बात को जिस तरह से उन्होंने रखा और वहां से शुरुआत हुई, और फिर मोनिका जी जिस तरह से हम लोग तो सिर्फ फिल्मों में लावणी का जो रूप कहिए कि बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि इतना प्यूरिफाई भी न कर दो कि उसका मूल ही नष्ट हो जाए। तो वही सब देख करके, और हमारे महाविद्यालयों में, कॉलेजों में जो कुछ कार्यक्रम भी होते हैं, तो उसी में उसमें भी हम देखते हैं कि हमारे बच्चे भी वही गाते हैं। तो पहली बार हमें जो मूल लावणी का रूप है या तमाशा का रूप है, उसके बारे में जानकारी मिली, और उससे उसके कुछ अंश सुनने को भी मिला। जैसा कि मोनिका जी ने बताया कि एक, चाहे कितने भी तरह के लोक गाथाएं हों, उसके 4 रूप होते हैं, और वो 4 रूप किस तरह से आ, जिसमें कि आध्यात्मिक रूप, लौकिक रूप, और उन सब रूपों में किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं, उसको बहुत ही सहज ढंग से हमारे बीच रखा। आ गई है मोनिका जी जी। जी, सॉरी। हाँ। कोई बात आ नहीं। दिवस उगवुने, दिवस उगवुने, दिवस उगवुने, किती वराला बाजार पुढे सारा झर झर गेला, दिवस उगवुने, किती वराला बाजार पुढे सारा झर झर गेला, गवळी गावा गेला महिना झाला, गवळी गावा गेला महिना झाला, दीर धाकटा बाई घरात निजला, दीर धाकटा बाई घरात निजला, तसाच भुकेला, तसाच भुकेला, तसाच भुकेला, पाळणात टाकला मी बाई मथुरेला, घोडा हाकला, दिवस उगवुने,
किती वर आला बाजार पुढे सारा, झर झर गेला. शब्द केला त्याने मला बाई रोकडा, शब्द केला त्याने मला बाई रोकडा. सांगू का बाई तुला त्याच्या नकला, सांगू का बाई तुला त्याच्या नकला. पठ्ठे बापूराव, पठ्ठे बापूराव, पठ्ठे बापूराव, कवीच्या अकलेला मी बाई अपुला. संसार विकला दिवस उगवुनी, दिवस उगवुनी, दिवस उगवुनी. किती वर आला बाजार पुढे सारा, झर झर गेला. क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा, अच्छी आवाज भी है आपकी, और बातें हम तक पहुंच गई, भले बहुत सारा शब्द हम नहीं समझ पाए। जी। जी जी, इसमें वो कहती है कि दिन उग गया है, सूरज आ गया है ऊपर, और पूरा जो बाजार है वो आगे चला गया है, मतलब सब लोग गए हैं बाजार में. और गौरी गावा गेला, गौरी मतलब उस गौड़न का जो पति है, गौरी जो दूध वगैरह सब बेचने वाला है, वो गांव गया, उसको महीना हो गया, 1 महीने से वो आया नहीं. और घर में जो है मेरा छोटा देवर है. अब छोटा देवर इतना छोटा है कि पालने में डालने लायक है, इतना सा छोटा सा है. तो ऐसा ही भूखा प्यासा उसको ऐसे ही मैंने पालने में डाला, और मैंने घोड़ा निकाला और मैं मथुरा की तरफ चल पड़ी कि भाई ये है, 1 1 महीने से है कहाँ गायब, इसको जरा ढूंढूं मैं. तो इसके पीछे तो उस वो जब मुझे मिलता है तो मुझे शब्द जो करता है वो रोकड़ा शब्द करता है, रोकड़े की बात करता है. और क्या मैं उसकी अदा बताऊं, तो इसलिए बोलता है सांगू का बाई तुला त्याच्या नकला, कि उसकी क्या अदा है. वो बड़ी ऐप से, यानी पुरुष जैसे, महिला जैसे एक पुरुष का वर्णन करती है जो उसे पसंद होता है, कि वो कैसे उसके नखरे हैं. मैं उसे क्या बताऊं, मैं तो बता भी नहीं पाऊंगी, ऐसे उसके नखरे हैं. तो ऐसे वो जो पट्टे बापूराव हैं, खुद पट्टे बापूराव को ही उन्होंने बोला है कि ऐसे जो पट्टे बापूराव, उनकी जो अकल है, उनका जो दिमाग है, उसको मैंने मेरा संसार पूरा लुटा दिया उसके पीछे. ऐसे वो पट्टी बापूराव है, ऐसा उसमें कहा गया है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। अंततः जो है आप ढूंढ के ले ही आई। और खास करके लोकगीतों में जो महिलाओं की स्थिति होती है, अ, कई बार हम कहते हैं कि स्त्री विमर्श हमारे भारतीय साहित्य में 90 के दशक में आया, लेकिन लोकगीतों में अगर हम झांकने के लिए जाएं, अपनी लोक परंपराओं में हम झांकने के लिए जाएं, तो ये तो हमेशा से वो अपनी बात कहती रही है। अभी आपने जब बात कही तो मुझे अपनी मातृभाषा का एक गीत की 2 पंक्ति याद आई। मैं तो गा नहीं पाऊंगा, बस वो 2 पंक्ति आपसे कह रहा हूँ। वो पंक्ति ये है कि बचपन में जो शादी हो जाती थी, बाल विवाह, और उसके बाद मायके में ही पत्नी है, पति परदेश गया, और कई बार वो वहीं दूसरी शादी कर लिया, या फिर वो गौना कराने आया ही नहीं। तो ऐसे में उम्र हो गई, जवान हो गई, और उसके लिए वो गीत है, वो कुछ ऐसा गाते हैं कि जाही बाटे, बाटे मतलब रास्ते से, जाही बाटे पिया गेला, डूबियो जनमी गेलै। जिस रास्ते से पति गए, उस रास्ते में डूब जन्म आई है। जाही बाटे पिया गेला, डूबियो जनमी गेलै। किया हो रामा, नहीं रे मैं हमरो दिन जे तई रे की। क्या है राम जी, मैके में ही मेरी पूरी जवानी जो है बीत जाएगी। ये मुझे आपके उस संदर्भ में उसे याद आया, तो मैंने बस दोहरा दिया। नहीं, बहुत अच्छे. आप किस रूप में देखती हैं इस स्त्री स्त्री के संदर्भ में
इस पर मैडम। लोक कला के संदर्भ में जैसे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में गोंधड़ में लोक कला जो प्रकार गोंधड़ है उसमें महिला नहीं होती, उसमें महिलाओं को निषिद्ध माना गया है। उसमें सारे महिलाओं के पात्र भी पुरुष ही करते हैं। और जागरण में महिला है जिसे मुरली कहते हैं, वाघ्या मुरली ऐसे दोनों की जोड़ी होती है। और तमाशा में तो पहले से ही महिलाएं हैं, लेकिन तमाशा में जो महिलाएं पहले से ही हैं वो खास करके जिसे कहते हैं कि एक खास कैटेगरी की महिलाएं होती थी। बड़े जो वाइट कॉलर लोग हैं वो तमाशा देखते भी नहीं थे, वहां पर जाते भी नहीं थे। महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं जाती थी। जो सरपंच वरपंच ऐसे होते थे, ये तो बड़े लोग तो जाते थे, उतना ही वो एंजॉय करते थे। लेकिन महिलाएं तो बिल्कुल देख भी नहीं पाती थी। ऐसा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट उसमें था। कोल्हाटी समाज जिसे कहा जाता है, ये कोल्हाटी समाज की महिलाएं तमाशा में पहले से ही रही है। लेकिन एक है आज भी, क्योंकि मैं पश्चिम महाराष्ट्र में मोड नेम वगैरह वो जो एरिया है वहाँ पे मैं जाती हूँ, मैंने कला केंद्र देखे हैं इन लोगों के जहाँ ये महिलाएं रहती हैं जो लावणी करती हैं। तो अभी तो लावणी होती है, बाकी तमाशा पूरा होता ही नहीं है। तो इनका मैंने एक देखा है पहले से ही कि एक छोटी सी रूम होती है, इसमें 10-10 12-12 वो लड़कियां रहती हैं। फिर रात भर उनका सब लावणी का प्रोग्राम चलता है, दिन भर सोती रहती हैं। लेकिन इनको सामाजिक प्रतिष्ठा आज भी नहीं मिल पाई है। इनसे कोई विवाह नहीं करता, इनके साथ झुलवा लगाया जाता है। झुलवा लगाना मतलब कि वो महिला वहीं रहेगी, वो उसका काम करेगी, वहीं रहेगी। जब उस पुरुष को ये जरूरत हो या समय हो तब वो उसे बाहर ले जाएंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे वापिस से जब। लेकिन अगर उसको बच्चा होता है तो उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी वो आदमी उठाता है, पूरी तरह से बहुत रिस्पेक्टफुली उठाता है। दूसरा कि बहुत से ऐसे घराने हैं जिसमें उस महिला को, जो लावणी वाली महिला है जिसके साथ झुलवा लगा है, उसको उस आदमी की पत्नी, धर्म पत्नी घर पे दिवाली के टाइम घर पे बुला के उसकी हल्दी कुमकुम लगा के उसको साड़ी देकर, उसको गिफ्ट देकर उसको रिस्पेक्ट देती है। ये भी है, लेकिन समाज में एक साथ उसे कोई ये नहीं मिलता, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो लोक कला के संदर्भ में ये एक बहुत यहाँ पर है। लेकिन कभी भी उन्होंने लावणी के माध्यम से कोई अपना दुख व्यक्त नहीं किया। शाहिरों ने जो लावणी रची, श्रृंगारिक रची, कॉमेडी कुछ रची, कुछ अच्छी, बस उसी पे वो प्रस्तुतिकरण करती है। यही चीज आपको लोक गीतों के संदर्भ में गुजरात में बहुत दिखती है कि महिलाओं ने अपने दुख रखे हैं अपने लोक गीतों के माध्यम से। उसमें भी गरबा में ये गीत गाए जाते हैं, लेकिन वो लोक गीत है, वो गरबा नहीं है, ये पता नहीं चलता है उन लोगों को। जैसे एक गीत है, वादलड़ी वरसी रे सरोवर छली पड़ा, वादलड़ी वरसी रे सरोवर छली पड़ा, मारा नाक केरी नाथड़ी रे वीरो मारो लेवा हाल्यो, हे वीरा लઈને વેલો, हे वीरा लઈને વેલો आवजे रे हरिया घेरे बैठा। वो ऐसा कह रही है कि बादल छाए हुए हैं, बहुत बारिश आ रही है, जो भी नदी नाले हैं सब कुछ भर गया है, फ्लड आ गया है, उसमें से बहुत पानी बाहर आ रहा है। वो काली रात है, डरावनी रात है, बिजलियां चमक रही हैं। और ऐसी अवस्था में मेरा भाई मेरे नाप की इतनी बड़ी नथनी, फिर सारे गहनों के नाम लेती है, वो लेने वो गया है। तो वो बोलती है कि तू जाके जल्दी आ भाई, क्योंकि मेरे ससुराल वाले घर पे बैठे हैं, हरिया घेरे बैठा। क्योंकि वो कहते हैं ससुराल वाले कि जब भी तू मायके जाएगी एक गहना लेके आना है तुझे, वैसे नहीं वापिस आना है। तो वो ये जो डाउरी वाला प्रॉब्लम है ये यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। फिर एक रक्षाबंधन के समय बहुत फेमस गीत है हमारे गुजराती का। वो गीत ऐसा है कि कौन हलावे लिंबड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, भाई नी बेनी लड़की ने भले हलावे डाड़खी। अब ये बदला गया है, ये चेंज हो गया है। भाई नी बेनी लाड़की ऐसा नहीं है, रियल ऐसा है, कौन हलावे लिंबड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी,
भाई ने मारेल बेनड़ी ने लोई थी रंगेल चुंदड़ी। मतलब भाई ने बहन को मार कर उसकी लहू से जो चुनरी रंगी है क्या वो बात ये है। तो उसके पीछे की कथा ऐसी है, बिल्कुल एक लाइन में, 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगी है। कि एक भाई है, एक बहन है, उनके माता पिता गुजर चुके हैं, भाई की शादी हो चुकी है। हम्म, तो गांव में भाई जा रहा है मेले में, तो अपनी पत्नी को वो बोलता है कि मैं मेले में जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तो वो बोलती है मेरे लिए चुनरी लेके आना, मतलब ओढ़नी, चुनरी लेके आना मेरे लिए। तो बोले ठीक है, कौन से रंग की लाऊं? तो बोले वो नहीं मिल पाएगी आपको मेले में। तो बोले मिल जाएगी, सारे रंग की मिलती है। तो बोले मुझे लाल रंग की चाहिए। तो बोले लाल रंग की तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, मैं लेके आऊंगा। तो बोले वो लाल नहीं चाहिए, मुझे खूनी लाल चाहिए। तो खूनी लाल भी मिल जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है। बोले वो खूनी लाल नहीं चाहिए, मुझे आपके बहन के खून से रंगी हुई चुनरी चाहिए। और इसके कारण वो अपनी बहन को मार डालता है और वहीं आंगन में गाड़ देता है। उसके पहले वो चुनरी रंगता है, उसको देता है उसके खून से। और गाड़ने के बाद वहां से एक नीम का पेड़ उगता है कुछ दिनों हम्म, में। और जैसे हवा चलती है और वैसे वो नीम का पेड़ जो है थोड़ा सा हिलता है, टहनी उसकी हिलती है, तो उसमें से ये गीत सुनाई देता है। वो आत्मा जो है उसके अंदर है और वो गीत गाती है, कौन हलावे लिमड़ी। इट्स हॉरेबल, अजीब सा होता है जब ये गाते हैं कि ऐसा और हॉरेबल है, साइलेंट है वो गीत। कौन हलावे लिमड़ी ने, कौन हलावे पिपड़ी, भाई ने मारेल बेंदड़ी ने, लोही तिरंगेल चुंदड़ी। तो इस कारण गांव के सभी लोगों को वो पता चलता है कि इसने ऐसा ऐसा किया है। और ये इतने खतरनाक सारे लोकगीत है, उसके पीछे की कथाएं हैं। इतना महाराष्ट्र में है, लेकिन काफी कम, दुख वगैरह के थोड़े कम दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। कहीं पैमाने में है, कहीं नहीं है। और जो मंगला गौर है और ऐसे सब जो महाराष्ट्र में होते हैं, तो उसमें तो गहने और इसके, नच ग भूम घुमा कशी मी नाचू, नच ग घुमा कशी मी नाचू, या गावचा त्या गावचा सोनार नाही आला, जोडवी नाही मला कशी मी नाचू, नच ग घुमा कशी मी नाचू। मतलब वो घुमा को बोलते तू नाच, तो बोलते मैं कैसे नाचू, इस गांव का उस गांव का सुनार आया नहीं, मुझे बिछवी नहीं है पहनने के लिए, मैं कैसे नाचू। फिर मेरे पास ये नहीं, मैं कैसे नाचू, मैं मेरे पास वो नहीं, मैं कैसे नाचू। वो सारे गहनों के, कपड़ों के और सबके नाम लेती है। और ऐसा जरा ज्यादा है महाराष्ट्र के गीतों में। जी। हाँ, जी मैडम, कैसे कहूँ कि मैंने समय बीत गया। इतना हम लोग इस राव में बह गए थे आपके साथ कि लग रहा है कि अभी तो शुरुआत ही हुई है। और मुझे लगता है कि एक बार तो फिर आपको बुलाना पड़ेगा, तभी मन भरेगा। जरूर जरूर जी जरूर जी जी। हम लोग बहुत सारे अलग अलग आयाम है मेरी, जो लोक रंग नाट्य रंग जो किताब है उसमें तो सारे लोक कलाओं के बारे में शॉर्ट में मैंने, लेकिन वो मराठी है, उसको जल्द हाँ, से जल्द मैं मेरे पास हिंदी भी करने वाली हूँ। हिंदी की जो किताबें हैं उसकी सूची दें, अंग्रेजी और की सूची दें। कुप्रथाओं की है। हम अपने महाविद्यालय के लिए मंगाएंगे। इतना आपने अभिनय किया है, आपने निर्देशन किया है, इतनी बहुविधि, बहुमुखी आपकी प्रतिभा है। और इसके बाद एक रिसर्चर के रूप में, एक अध्यापक के रूप में जो आपने ये व्याख्यान दिया है और चीजों को रखा है, मैडम ये अद्भुत है। हमारे लिए, हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। मैं बस ये अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष झा की तरफ से, हम IQAC की कन्वेनर हमारी प्रोफेसर विनीता तुली, और जितने भी हमारे टीम में, इस टीम में सभी लोग हैं, ये हमारा पूरा टीम वर्क है। हम लोग 20-25 लोग हैं जो दिन रात लगे रहते हैं। तो टीम वर्क है, और इन सभी टीम की तरफ से, जिनका नाम नहीं ले रहा हूं, उनके तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद, आभार दे रहा हूं। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी तरफ से, जो लगातार लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और झूम भी रहे हैं, मुझे पता है, उनकी तरफ से आपको आभार ज्ञापित करता हूं। आपने हमें मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार मैम।
फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी सबका आभार व्यक्त करती हूँ और विशेष कहना चाहूंगी कि मैं मुंबई विश्वविद्यालय की लोक कला अकादमी में सहायक प्राध्यापक हूँ। लोक कला और लोक साहित्य में वहाँ पर पढ़ाती हूँ। तो गायन वगैरह मैं वहाँ पर नहीं पढ़ाती, इसलिए मुझे वो हमेशा के जो गीत है पता होते हैं, लेकिन याद इसीलिए नहीं होते क्योंकि रोज नहीं गाना होता है। इसलिए मुझे वो पहली लाइन याद नहीं आ पा रही थी। अगर नहीं नहीं, आपको आपने याद नहीं आई, अच्छा है। उसके साथ ही कितनी चीजें आ गई हमारे हाँ, पास। बहुत सारी चीजें आ गई। तो हाँ, इसीलिए ना कहीं आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए मैंने बताया कि नहीं, साहित्य बिल्कुल में पढ़ाती हूँ ज्यादा। और गीतों में मुझे रस है, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता या कभी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है। भारूड का प्रस्तुतिकरण मैं करती थी, वो भी बहुत सालों से नहीं हो पाया। और हम्म, तो ऐसे सब बहुत सारी चीजें पीछे पड़ती चली गई हैं। और उसका कारण मुख्य यही है कि रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उस पर। मेरी संस्था है लोकायन सांस्कृतिक संस्था, ये हर वर्ष कॉन्फ्रेंस लेती है जी जो अलग अलग लोक कला और लोक साहित्य के विषय पर ही अलग अलग आयामों पर होती है। कुप्रथा वाली जो किताब है वो कॉन्फ्रेंस की ही किताब है। जी। भारतीय वैश्विक लोक संस्कृति में प्रदूषण कुप्रथा, ऐसे हमने लिया था कि हमारी संस्कृति में प्रदूषण कहाँ है। तो ये प्रदूषण जो है ये हमारी लोक कलाओं में, हमारी लोक संस्कृति में जहाँ विधि है, जैसे अभी मैंने जागरण की बात की, जागरण में जो मुरली होती है, मैं 2 ही मिनट लूंगी सर, क्षमा कीजिएगा। बस बस, हाँ, कोई बात नहीं, आप 2 मिनट ले लें। हाँ, तो जागरण में ये जो मुरली होती है, इस मुरली का कैसे होता है कि ये उम्र में आए, अपने 17-18 साल की हो, चाहे 16-17 साल की, तो इसकी शादी, इसका विवाह जो है वो खंडोबा से होता है। हम्म, खंडोबा से इसका जिस दिन विवाह होता है उसी दिन से इसकी बोली लगनी शुरू हो जाती है हम्म, सर। तो पहले दिन तो सरपंच ही बोली लगाता है और फिर उसको पूरे गांव के साथ कंपल, और इसे उसे कहा जाता है ये विधि है, ये तुम्हारा काम ही है। जो हम्म, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। खंडोबा तक ठीक है, खंडोबा जी के साथ भगवान के साथ उसकी शादी रचाना ठीक है, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में भी जब आपकी कुंडली में शादी के घर में कोई दोष होता है तो लड़की का विवाह कृष्ण के साथ और लड़के का विवाह रुक्मिणी के साथ लगाया जाता है, कलश को रख के। तो ये हमारे हिंदू शास्त्र में भी है, तो ये कोई गलत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये पूरे गांव के साथ इसको कंपलसरी समागम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। ऊपर से जब सरकार ने इनके लिए पैकेज रखा कि भाई ये पैकेज से इनको पैसा मिले ताकि ये अपनी उपजीविका चला सके, तो कुछ लोगों ने वो पैकेज के लिए इन लोगों के साथ शादी की। और वो पैकेज, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते, इनको बैंकिंग ये वो सब कुछ नहीं पता होता, फिर वो लड़के को सब पता होता है, तो वो पूरा बैंक का सारा पैसा लेके रफू चक्कर। और ये वैसे के वैसे, इतनी बुरी हालत है हमारी भारतीय संस्कृति की कुछ कलाओं हम्म, में। तो ऐसे हम्म। बहुत सारी है जिस पे काम हुआ और वहां पर रिसर्च पेपर पढ़े गए और उसकी किताब वो बनी है, बहुत पढ़ने लायक नहीं, है। हम कुछ इंग्लिश जरूर में भी है लिस्ट पेपर, कुछ बनाएंगे हिंदी में और भी है उसमें। मंगाएंगे, जरूर जी जरूर जी, उसको जरूर। पढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका, किसको कितना समझ में नहीं आया, आया नहीं आया पता नहीं। लेकिन मैं हमेशा से ही एक बात ध्यान में रखती हूँ कि जब मैं पहली बार लेक्चर दे रही हूँ तो मैं बेसिक पे ही देती हूँ, ताकि बहुत। पहले बेसिक क्लियर हो, तभी हम्म, आपको आगे के सारे आयाम बहुत आसानी से समझ में आते हैं। आप जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका अब बेसिक से एडवांस में भी आपको लेक्चर देना पड़ेगा। बहुत बहुत जी जरूर धन्यवाद। देंगे। जी जी। थैंक यू मैम।